So last time we had stopped till the last pad or the last part of Vajikaran Chikitsa Adhyay. The last part of Vajikaran Chikitsa is known as Puman Jata Baladikam. Puman Jata Baladikam. Now this is also a first word in the first shlok of this pad. What it means is Puman is male. Jata Baladikam means the power it has at he has at birth. The power he has at birth. What they want to tell is the sexual power has nothing to do with the overall power of the person. So they have mentioned some types of persons. Some types of persons. उन्होंने कहा कि पुरुषों के कुछ प्रकार होते हैं और शरीर बल और शरीर की स्थिति और मैथुन शक्ति और संतान युक्तता का कोई संबंध नहीं है. दीज आर नॉट रिलेटेड. कोई आदमी बहुत बलवान हो सकता है लेकिन संतान युक्त नहीं हो सकता. कोई आदमी बहुत बलवान दिख सकता है लेकिन मैथुन करने की शक्ति नहीं हो सकती. कोई आदमी बहुत पतला हो सकता है लेकिन बहुत अच्छी तरह से मैथुन कर सकता है. तो शरीर बल और मैथुन क्षमता, शरीर बल और संतान युक्तता का कोई संबंध नहीं है. किसी किसी में जन्म से मैथुन शक्ति कम होती है तो कहीं किसी को रोग से कम हो जाती है और कोई बार बार मैथुन करने से मैथुन शक्ति कम हो सकती है. तो मैथुन शक्ति और द सेक्सुअल पावर इज reduced or is low in people because of three reasons. किसी किसी को जन्म से ही मैथुन शक्ति कम है. Probably his organs are damaged or his hormones are not proper. किसी को रोग से हो सकती है. किसी को रोग से हो सकती है जैसे you have the case of various sexual transmitted diseases हैं या फिर डायबिटीज हाइपरटेंशन जैसे डिसीजेस हैं जिसमें लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है. लॉस ऑफ लिबिडो, द सेक्सुअल पावर रिड्यूसेस इन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ऑल डिसीजेस व्हिच डैमेज द vascularity or the nervous system. Ultimately, what is sexual power? Sexual power is the ability to get an erection. So how does an erection occur? We all know that first year में चले जाएंगे तो there are in the penis there are bulbous cavernosus, bulbous spongiosus. ये जो muscles हैं उसमें जो vascularity है वो vascularity की वजह से blood भर जाता है और then we get हर्ष. हर्ष means erection. So then we get erection. तो जब वैस्कुलरिटी खत्म हो जाएगी अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें फैट डिपोजिशन हो जाएगा या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिससे उसमें ब्लड नहीं भर पाएगा या ब्लड ठीक तरह से नहीं भर पाएगा तो हर्ष नहीं होगा, इरेक्शन नहीं आएगा. दैट इज व्हाट हैपेंस इन हाइपरटेंशन और दैट इज व्हाट हैपेंस इन डिसीजेस जिसमें फैट भर जाता है. द सेकेंड थिंग इज द नर्व एंडिंग्स, पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे, पेरिफेरल नर्व एंडिंग जैसे जैसे डैमेज होते जाएंगे वैसे वैसे he will not be able to feel it. That is what happens in diabetes. So loss of libido or loss of मैथुन शक्ति is very common by रोग also. रोग की वजह से, ये तो हो गए शारीरिक रोग. मानस रोग की वजह से भी लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर हो सकता है. तो इन तीन कारणों से भी मैथुन शक्ति कम हो सकती है. फिर उन्होंने पुरुष के प्रकार में बताया कि कुछ लोग चिड़िया के जैसे मैथुन करते हैं, कुछ लोग गज की समान मैथुन करते हैं. चिड़िया के जैसे मैथुन करते हैं मतलब इफ यू सी इसके मतलब
अब चलना पड़ेगा हमको 12th स्टैंडर्ड में। हाउ द चिड़िया मैथुन कैसे करती है? चिड़िया के मैथुन के टाइम पे दे हैव द ग्लैंड्स एट द क्लोएकल एपर्चर। तो ये चिड़िया जो होती है वो मेल चिड़िया फीमेल चिड़िया क्लोएकल अपर्चर्स को एक साथ लाती हैं एंड द स्पर्म्स और द मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, लेकिन गज कैसे मैथुन करता है? वी हैड डिस्कस दिस इन द फर्स्ट थिंग कि गज के समान मैथुन, गज बहुत बार मैथुन नहीं करते, लेकिन जब भी करते हैं बहुत जोर से करते हैं और बहुत सारा शुक्र स्खलित होता है। तो कुछ लोग चिड़िया के जैसे मैथुन करते हैं, आए गए चले गए, किसी को पता ही नहीं चला, बार बार करते रहे, किसी को समझा ही नहीं। और कुछ लोग गज के समान मैथुन करते हैं जिसमें बहुत समय तक चलता है और बहुत सारा शुक्र सेचित होता है। फिर उन्होंने बताया कि दो प्रकार के और पुरुष होते हैं, मतलब किसी में कोई कोई तो सदाहर्षी होते हैं, मतलब हमेशा इरेक्ट, जिसको कभी भी आप बोलो कि सर मैथुन करोगे, चलो। और किसी किसी को बोला हर्ष जो है वो आता नहीं है, उनको लाना पड़ता है, चुंबन से, आलिंगन से, ताड़न से, मालिश से। तो इनमें हर्ष लाना पड़ता है। तो सम पीपल आर एवर रेडी, ठीक है, और सम पीपल आर जिसमें आपको उनको इरेक्शन लाना पड़ता है, हर्ष लाना पड़ता है बाय फोर प्ले। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो पुरुष है आप वाजीकरण सब में दे सकते हो, वाजीकरण देने से पहले, लेकिन पुरुष को शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध करने का मतलब क्या है? शुद्ध करने का मतलब है पंचकर्म करो। पंचकर्म क्यों करने हैं? ताकि जो भी दोष बढ़े हुए हों वो निकल जाए। पंचकर्म के साथ ये भी होता है कि जो भी स्रोतोरोध हो वो निकल जाए, ठीक है। और शुक्र वह स्रोत जो है वो निर्मल हो जाए, शुक्र बलवान होने के लिए रेडी हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय बलवान होने के लिए रेडी? अगर स्रोतोरोध निकल गया, सभी धातु पोषण ठीक से होने वाला है, तो धीरे 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 एक एक धातु ये करके शुक्र तक बलवान तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए प्रथम ये करना है, शुद्ध करना है पेशेंट को, उसके बाद शुक्र और बलवर्धक और अपत्यकर बस्ती देनी है। अब यहाँ बस्ती क्यों कहा गया है? क्योंकि बस्ती जो है ये वात को शांत करेगी, प्लस बस्ती जो है ये आप डायरेक्टली शुक्र व स्रोतस में दे सकते हो। व्हाट इज नोन एज, there are two types of bastis according to the area in which they are given. Actually there are many. नेत्र बस्ती है, जानू बस्ती है, कटी बस्ती है, लेकिन शरीर के अंदर प्रवेश करके जो बस्ती दी जाती है वो दो प्रकार की है। एक जिसमें आप गुद भाग से बस्ती देते हो, विच इज द नॉर्मल बस्ती, और एक जिसमें आप आगे शीर्ष्ण या योनि मार्ग से बस्ती देते हो, जिसको कहते हैं उत्तर बस्ती। तो इसमें आप दोनों प्रकार की बस्ती दे सकते हो, शुक्रवर्धक बलवर्धक बस्ती उत्तर बस्ती में भी दे सकते हो और अनुवासन बस्ती में भी दे सकते हो। और बस्ती में जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि बस्ती देने के लिए क्या चीजों का उपयोग करना चाहिए। सिंपल है, व्हाट द सीमेन इज मेड ऑफ, प्रोटीन एंड मधुरस कंद। तो इसीलिए मांसरस, दूध, शर्करा, मधु, घी और तेल, इनका बस्ती द्रव्यों के साथ उपयोग करने को कहा गया है, साथ ही साथ इसका सेवन भी करने को कहा गया। ठीक है, इसके बाद वो वापिस कुछ कल्प बताते हैं, वापिस कुछ वाजीकरण योग बताते हैं। तो हम पटापट इन वाजीकरण योगों को एक बार देख लेते हैं। माउस गुटिका नाम से समझ में आता है कि ये गुटिका है, गोली है,
और मांस से बनी हुई है, मांस से बनी हुई। घटक में वाराह मांस मतलब सुअर का मांस, पिग का मांस, पॉर्क, ठीक है, पोंक नहीं है, पॉर्क। तो वाराह मांस, मरीच काली मछली, सेंधव, उसके बाद कुक्कुट मांस, घृत, दधी और अनार। ध्यान रखिए जब भी मांस का कोई विकल्प बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ आम्ल जरूर डाला जाता है। तो यहाँ पर जो आम्ल है वो दधी और अनार है। कैसे करना है? वाराह मांस को पहले पीस कर उसमें काली मरीच सेंधव डालना है, फिर उसकी गोलियां बनानी है, इन गोलियों को घी में भूनना है। भूनने के बाद कुक्कुट मांस रस मतलब चिकन में डुबा के रखना है, फिर घी और प्रक्षेप द्रव्य डालकर उनकी गुटिका बनाना है और मांस रस के साथ सेवन करना है। वृक्ष माहिष रस, अब जहां भी रस ये वर्ड आएगा इसका मतलब मांस रस। जहां भी रस ये वर्ड आएगा इसका मतलब मांस रस। मांस रस किस चीज का? माहिष रस, भैंस के मांस का रस, भैंस के मांस का रस, ठीक है। घटक द्रव्य में क्या क्या है? उड़द और क्रोंच, क्रोंच मतलब कपी कच्चू, उड़द, क्रोंच, माहिष रस, घी, दधी, अनार। यहाँ वापिस माही मांस रस आया तो उन्होंने आम्ल में अनार डाल दिया। कृति क्या करनी है? उड़द और क्रोंच को भिगाकर उसका छिलका उतार देना है, जैसे हम मूंग का छिलका उतारते हैं वैसे। फिर घी और माहिष रस में दधी और अनार के रस के साथ इन दोनों को पकाना है और प्रक्षेप द्रव्य में धनिया, जीरा, शुंठी आदि का प्रक्षेप करना है। उसको अच्छी तरह से माहिष रस को बना के एकल सेवन करना है, मतलब इसकी किसी के साथ खाने का जरूरत ही नहीं है। ज्यादा करके ससेव्य या साथ में सेवन क्या करते हैं? दूध, शाली चावल और मांस रस। तो ये तो खुद ही मांस रस है, तो अलग से किसी के साथ सेवन करने का जरूरत नहीं है। इसी के बाद उन्होंने कुछ मछली वाले कल्प भी दिए हैं, जैसे रोहू, शफरी आदि के मांस को घी में भून कर या अजा के मांस रस और अनार रस में डालकर खाएं। ये जो है ये अपत्यकर बताया गया है। अपत्यकर मतलब इंक्रीजेस फर्टिलिटी, इंक्रीजेस फर्टिलिटी। तो अपत्यकर बताया गया है, या फिर इसको घी और आटे में मिला के इसकी पुपलिका बनाए। पुपलिका मतलब पूरी या कचौरी, पुपलिका मतलब पूरी या कचौरी। फिर मां शादी पुपलिका। चलो कोई तो वेजिटेरियन योग आया। घटक द्रव्य में उड़द, क्रोंच, गेहूं, शाली, विदारीकंद, तालिम खाना, घी और दुग्ध। कृति सभी द्रव्यों का चूर्ण कर, सभी द्रव्यों को दूध में गूंद कर उसकी पुपलिका को घी नहीं, घी में तले। सभी को दूध में गूंद कर उसकी पुपलिका को घी में तले, घी में, और दूध के साथ सेवन करें। मतलब पुरिया बनाना है और उस पुरी को दूध में डुबा डुबा के खा लेना है। ये माशादी पुपलिका है। माश मतलब उड़द, ठीक है। सो we have how many? We have 45 people, so I am putting the link in the chat box. Kindly give your attendance by the time we will proceed. उसके बाद वृक्ष योग, वृक्ष योग। अब जब नाम से कुछ समझ में नहीं आता ना तो एग्जाम में लिखने का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवे, वृक्ष योग में खांड, खांड एक टाइप की शक्कर, घी, विदारी, पिप्पली, वंशलोचन, मधु ये घटक द्रव्य है। कृति घी लगाए, घी किसमें लगाना है? किसी मृत पात्र में लगाना है, मिट्टी के बर्तन में, और इन चीजों को उसी में स्टोर कर देना है। संग्रहण, घी लगाए हुए मृत पात्र में संग्रहण करना है। सेवन हर रोज सुबह सुबह खाना है, हर रोज सुबह सुबह खाना है। अपत्यकर घृत, क्लियर है, ये घृत कल्प है।
तो इसमें शतावरी, विदारी, क्रौंच, उड़द, गोक्षूर, घी और दुग्ध लगेगा। सभी का अलग अलग क्वाथ बनाए, फिर दूध और घी में सभी क्वाथ मिलाकर घृत सिद्ध करे और इस घृत को शर्करा और मधु के साथ सेवन करे। वृक्ष गुटिका नाम से पता चलता है, ये गुटिका है, गुटी है। तो इसमें विदारी कंद, घी और दूध, इतनी ही चीजें आती हैं। विदारी कंद के रस को घृत में सिद्ध करें, फिर इस घृत को दूध में पकाएं, फिर इसमें 1/4 शक्कर, वंशलोचन, पिप्पली, क्रौंच मिलाकर इसकी गुटिका बनाए। तो घी को दूध में पकाना है, उसको गाढ़ा हो जाने के बाद उसमें शक्कर, वंशलोचन, पिप्पली, क्रौंच मिलाकर उसकी गुटिका बनानी है और शर्करा और मधु के साथ सेवन करना है। अगर आपने कहीं शर्करा और मधु की जगह पर चावल लिख दिया या मांसरस लिख दिया तो कोई गलत नहीं होता, ये सभी चीजें वृक्ष होती है। द अल्टीमेट एम इज टू ईट इट विद अ वृक्ष अनुपान। वृक्ष उत्कारिका, उत्कारिका क्या होती है? उत्कारिका गोल गोल पापड़ या साबुदाने का पापड़ जैसा चीज होता है जिसको आप गोल गोल बनाकर कहीं सुखा लेते हो, कहीं सुखा लेते हो। जैसे हम पापड़ को गोल बना के सुखा लेते हैं ना, वैसे ही उत्कारिका होती है। तो इसमें कंटेंट मिश्री, घी, मधु और गेहूं का आटा। मिश्री, घी, मधु और गेहूं का आटा कैसे करनी है? मिश्री की चाशनी बनानी है, चाशनी बनने के बाद उसमें घी डालना है, ठंडा होने के बाद मधु डालना है, फिर इन सभी चीजों को भुने हुए गेहूं के आटे में मिलाना है, फिर उसका गोल गोल पापड़ जैसा चीज बनाना है और उसको किसी पत्थर पे सुखाने को रखना है। कैसे ले सकते हैं? या तो आप इसको एकल ले सकते हैं या फिर दूध या मांसरस के साथ डुबा के ले सकते हैं। तो अब उन्होंने नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वृक्ष चीजों के बारे में बताया है, वृक्ष चीजों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि वृक्ष चीजें कैसी होती हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज वृक्ष। हम सभी चीजें तो यहाँ नहीं बता पाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। चरक इज वेरी गुड फॉर सिद्धांत, चरक इज वेरी गुड फॉर सिद्धांत। हमने इतने सारे योग देखे, इतने सारे योग देखे, क्या हम एग्जाम में कोई भी योग को थोड़ा बहुत सिद्धांत वाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों? हमको पता है कि अगर वेज में जाओगे या हर्ब्स में जाओगे तो व्हाट आर द, हर्ब्स में जाओगे तो व्हाट आर द वृक्ष द्रव्य? द वृक्ष द्रव्य आर विदारी, जीवनीय द्रव्य, मधु, घृत, दूध, तालीम खाना, बल्य द्रव्य, स्तन्यवर्धक द्रव्य, ये सब जो है ये घटक द्रव्य है। किस चीज? कोई भी कल्प के जो वेज हो। और अगर कोई नॉन वेज कल्प है, अगर कोई मांस रस है, तो उसमें क्या होगा? नक्र रेतस, मूत्र रेतस, उसके बाद चिड़िया का रेतस, ये रेतस वाले गण में आ गए। उसके बाद अंडे में मोर, हंस, उसके बाद नक्र का अंडा, उसके बाद कुक्कुट का अंडा, ये अंडे वाले कल्प में आ गए। अगर मछलियां हैं तो रोहू है, शफरी है, अलग अलग प्रकार के मछलियों के अंडे हैं, वो आ गए। और अगर मांसरस है तो कुक्कुट मांसरस, हंस का मांसरस, वाराह का मांसरस, माहिष का मांसरस, ये आ गए। तो कंटेंट तो हमको पता हो गए। सबसे श्रेष्ठ स्त्री, ये भी हमको पता है। तो वी कैन इजीली राइट, वी कैन इजी, घृत कल्प है तो घृत सिद्ध करो, उत्काल का है तो शिला पर ये करके बना लो। तो ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें जो है ये इजीली हम कर सकते हैं, हमको सिर्फ सिद्धांत लेना है इसमें से। तो वैसे ही चरक ने कहा कि खाने में भी जितनी भी मधुर चीजें हैं वो वृक्ष है, जितनी भी जीवनीय है वो वृक्ष है, जितनी भी स्निग्ध है वो वृक्ष है, जितने भी न्यूट्रिशियस पौष्टिक है वो वृक्ष है, और जितनी भी गुरु चीजें हैं
वो वृक्ष है। और खाने को छोड़कर आह्लाद और खुशी उत्पन्न करने वाली, हर्ष उत्पन्न करने वाली, मन को आनंद देने वाली, मन को अट्रैक्ट करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब वृक्ष है। क्यों? क्योंकि वृक्षता जो है वो मन के आनंद से आती है, वृक्षता जो है वो मन की इच्छाओं से आती है, वृक्षता जो है वो मन के अच्छे रहने से, सुखी रहने से आती है। तो इसीलिए चीजों को उन्होंने अपने गुणों से वृक्ष चीजों को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है। वेन यू विल बी रोमांटिक, वेन यू विल बी हैप्पी। ठीक है, आप बैठे हो किसी पब्लिक टॉयलेट में जहां पर आपके आजू बाजू बहुत सारा मल पड़ा हुआ है, बहुत सारा स्मेल आ रहा है, पूरे दीवार पे लोगों ने पान थूक के रखे हैं, ऐसी जगह पर रोमांस आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट इज द मेन रीजन इज द मन जो है उसमें आह्लाद नहीं आता। तो जो आह्लादकर चीजें हैं, आह्लादकर चीजें जैसे ठंडा एटमॉस्फेयर है, पर्वत है, नदियां है, भ्रमर है, पक्षियों का आवाज है, इन सब चीजों से आह्लाद आता है। तो वृक्ष चीजों के उन्होंने गुण बता दिए। फिर उन्होंने बता दिया अब कि मैथुन कैसे करना है और मैथुन के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि इच्छा से मैथुन करो, जबरदस्ती मैथुन मत करना। मैथुन जबरदस्ती मत करना। The male and the female both should be inclined, both should have the इच्छा, both should have the इच्छा of doing मैथुन। ठीक है। बीवी बेचारी पूरा दिन काम से थकी हुई है, सर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी है, और ऐसे समय में हस्बैंड बोलता है कि नहीं मुझे मैथुन करना है, बीवी की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो she should tell and the husband be able to respect, she should tell and the husband be able to respect। तो इच्छा से मैथुन करो, उत्तेजित होकर मैथुन करो, उत्तेजित, डोंट पाउंस ऑन वन अनदर, डोंट पाउंस ऑन वन अनदर। उत्तेजित हो जाओ, आकर्षित हो जाओ, डू सम फोर प्ले, डू सम फोर प्ले, थोड़े से चुंबन, थोड़े से आलिंगन दे दो, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बात करो, थोड़ा सा एक दूसरे को छुओ, संवाहन करो, ताड़न करो, तभी उत्तेजित होके मैथुन करो। वाई ऑल दिस? अगले स्लाइड में आएगा वाई ऑल दिस। ठीक है। उसके बाद मैथुन करो, मैथुन के पश्चात स्नान करो। तो रात को नहाने वाले डॉट 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 डॉट, मैथुन के पश्चात स्नान करो, स्नान करने के बाद दूध या मांस रस का सेवन करो, दूध या मांस रस को सेवन करो। ऐसा करने से शुक्र पुनः प्राप्त हो जाता है। जो भी शुक्र चला गया है वो फिर से आ जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग इज वाई उत्तेजित और आकर्षित होके मैथुन करना है। नहीं, इसके बाद वाला है, इसके बाद वाला स्लाइड। ठीक है। तो मैथुन और वय का संबंध, तो आयुर्वेद ने कहा है कि 16 वर्षों से 70 वर्षों तक बहुत सारा मैथुन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 वर्षों से 70 वर्षों तक बहुत सारा मैथुन करो। तो right now what is there? Right now the legal age for marriage has been increased to 21 instead of 16। पुराने जमाने में 16 साल में शादी हो जाती थी और स्त्रियों की तो शायद 14-15 साल में ही शादी हो जाती थी। मुझे याद है मेरे दादाजी और मेरी दादी, इनकी शादी कब हुई थी? जब मेरी दादी 14 साल की थी और मेरे दादाजी 16 साल के थे। ठीक है। तो वाई दिस वॉज देयर? कारण क्या था? बिकॉज द मैथुन शक्ति of the male comes, a 16-year-old male can do copulation or intercourse very properly, very properly। तो इसीलिए शादी 16 साल में ही कर देते थे। इसका एक और कारण ये होता था कि द मेल इज एट हिज बेस्ट हार्मोनल पीक, द मेल इज एट हिज बेस्ट हार्मोनल पीक अराउंड 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज। इसीलिए सबसे ज्यादा लव अफेयर्स इस टाइम पे होते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस टाइम पे होता है। राइट, 16 to 18 इज द पीक हार्मोनल स्टेज ऑफ द मेल। तो 16 से 18 साल तक शादी कर देनी चाहिए।
आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में पीपल वांट टू सेट अप अ करियर, पहले करियर बनाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ रन अवे, दिस इज अ रन अवे. You have to have your first child as early as possible. You have to have your first child as early as possible. क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है कि the hormonal peak is better, the attraction and is better. Another thing is धातुओं की पुष्टि जो है ये 16, 17, 19, 20 में बहुत अच्छी होती है. तो फर्स्ट अभी 16, 17, 19, 20 में धातु पुष्ट होता है, लेकिन हम शादी तो नहीं कर सकते बिकॉज वी लिव इन इंडिया, राइट. द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज 21. तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू गेट मैरिड बाय 21 एंड गेट अ चाइल्ड बाय 23. सेम अप्लाइज टू द फीमेल ऑल्सो. जितना 30 के पहले बच्चा हो जाए उतना कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं. तो मतलब ईच वन ऑफ कोर्स हैज हिज ओन mental opinions. But right now what I can say is in the 20s the chances of fertility are higher, which reduce after the 30s. Chances of fertility मतलब बच्चा ठहरने के chances in both the male and female. The chances of fertility are higher in the 20s. Then the second thing is the attraction is higher, the dhatu is pushed up. So try to go for a child as early as possible. Don't do the family planning for the first child. Don't do family planning for the first child. Okay. Anyway, it is up to you. I can तो 16 के 70 के बाद और 16 के पहले मैथुन करने की मैथुन करने से आयु घट जाती है. आयु घट जाती है. क्यों? क्योंकि 16 से पहले धातु पुष्ट नहीं होते, तो शरीर में शुक्र जो है वो सूखे तालाब जैसा हो जाता है. थोड़ा सा पानी वाला तालाब है जिसमें मैथुन करने से जल्दी सूख जाता है. जल्दी, जैसे तालाब, थोड़े से पानी वाले तालाब में से बार बार पानी निकालने से तालाब सूख जाता है, वैसे ही 16 साल से पूर्व अगर आप मैथुन करें तो सूखे तालाब जैसा शुक्र सूख जाता है. बिकॉज शुक्र हैज नॉट डेवलप्ड, इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड. एंड व्हाट हैपेंस देयरफॉर, बिकॉज इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, आप उसमें से निकाल रहे हो मैथुन करके, तो शुक्र सूख जाएगा, धातु पुष्ट नहीं होगा, आगे जाके तकलीफ आएगी. ठीक है. और 70 के बाद अगर आप मैथुन करें तो वो सूखी लकड़ी जैसी होती है, बेचारी टूट जाती है, क्योंकि धातु बल का ह्रास होते जाता है, वय के साथ ह्रास होते जाता है. सबसे पहले पॉइंट पे आइए, बालकों में शुक्र होता है या नहीं होता. तो चरक कहता है कि बालकों में शुक्र होता है लेकिन प्रकट नहीं हुआ होता. जैसे गन्ना जब उगता है तो उसमें मधुर रस होता है, लेकिन कच्चे गन्ने को खाएंगे तो वो कड़वा लगता है. कच्चे गन्ने को खाएंगे तो कड़वा लगता है, कच्चे आम को खाएंगे तो वो आम्ल लगता है. तो क्या उसमें मीठा रस होता ही नहीं है? नहीं होता है, लेकिन व्यक्त हुआ हुआ नहीं होता. there has to be some change, there has to be some change which needs to happen, after which the vyakti will come, the expression will come. तो बालकों में शुक्र होता है लेकिन प्रकट नहीं हुआ होता. ये प्रकट तब होगा जब हॉर्मोन्स आ जाएंगे, जब टेस्टिस और स्पर्मेटिक रीजन में ग्रोथ होगा, तभी ये. एंड दिस इज व्हाट वी सी, राइट. And not only in males, also in females. How many periods you will get or how many eggs you will generate is decided at the time of your birth. Is decided at the time of your birth. Because what is menopause? Menopause is nothing but the exhaustion of eggs, exhaustion of the ovum which the female can generate. So the fertile cells और द बीज जिसको कहते हैं, दे आर फॉर्म्ड एट बर्थ ऑफ द फीमेल. सिमिलरली इन अ मेल, द spermatic region, the test is the whole spermatic path
is formed at the time of birth. It is not growing. The cells of Sertoli, the inner lining of the testes, matures when hormones come out. After 14, after teens, when the hormones come out, that time the whole thing matures. But organs are there right from birth. Okay. सो मैथुन और वय का रिलेशन समझ लिया. अब हम समझते हैं शुक्र क्षय और अप्रवृत्ति के कारण. शुक्र क्षय के कारण, क्षय मतलब धीरे 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 कम हो जाना, धीरे 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 शुक्र कम हो जाना. पहले मैथुन करता था तो 2 ml शुक्र निकलता था, अब मैथुन करता हूं तो आधा ml शुक्र निकलता है. दैट इज शुक्र का क्षय. शुक्र के क्वांटिटी और क्वालिटी में कमजोरी आ जाना इज शुक्र का क्षय. तो शुक्र का क्षय किन रीजन से होता है, किन रीजन से होता है वो चरक ने बताया है. जरया मतलब जरा, बुढ़ापे से. चिंताया, चिंतया चिंता, बहुत सारे स्ट्रेस से. दैट इज व्हाई आई से दैट डोंट डू इंटरकोर्स अंडर स्ट्रेस. डोंट डू इंटरकोर्स अंडर स्ट्रेस. मेरे दोस्त के पास एक पेशेंट आई थी, उसने बताया था. तो शी वॉज मैरिड व्हेन शी वॉज 18 years of age and he was married when he was 21 years of age. They had a 7-year long love affair. उसके बाद शादी हो गई क्योंकि माँ बाप ने सोचा भाई ये दोनों का कुछ भरोसा नहीं है, 7 साल से एक साथ हैं तो शादी कर देनी चाहिए. ठीक है, तो 7 years they had a long affair. Then they were married at 21 and 8 years. They shifted to, मतलब अपने माँ, लड़का जहाँ शायद कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में था तो उसने शिफ्ट कर लिया अपने माँ बाप से दूर. फिर पहले बिकॉज दे वर वेरी यंग एज, दे वर नॉट रेडी फॉर द चाइल्ड, तो पहले 3 या 4 साल उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर लिया. अब माँ बाप कैसे होते हैं आपको पता है, जैसे ही शादी हो जाती है वो पीछे लग जाते हैं भाई बच्चा. तो 3 साल जब इन्होंने फैमिली प्लानिंग कर दिया तो माँ बाप के बहुत ताने सुने दोनों साइड से. और उसके बाद जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग छोड़ दिया तो लिटरली ऐसा हुआ कि दे डिड नॉट हैव अ चाइल्ड फॉर 7 years. They did not have a child for 7 years. Why? वो they were fertile, they were in their 20s, they were धातु पुष्ट थे, अलग रहते थे, एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे, प्राइवेसी थी, सब था. बट दे वर टेकिंग इट एज स्ट्रेस. बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा. दैट वाज द होल स्ट्रेस दे हैड. दैट वाज द होल स्ट्रेस दे हैड. तो इसीलिए इसीलिए चिंता is also a sole reason for shukra kshay. Chinta is also a sole reason for shukra kshay. Chinta is also a sole reason for अहर्ष. अगर मैं स्ट्रेस्ड रहूंगा, पेशेंट अगर स्ट्रेस्ड है तो उसके मन में अलग विचार चल रहे हैं, ही विल नॉट गेट अ इरेक्शन. और अगर इरेक्शन आ भी गया तो इट विल नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इरेक्शन. तो दैट इज चिंता. शुक्र व्याधि भी, शुक्र वह स्रोतस की व्याधियों से भी शुक्र का क्षय हो जाता है. शुक्र वह स्रोतस की व्याधियों से भी शुक्र का क्षय हो जाता है. इवन टुडे वी सी दैट जो आदमी आग के पास ज्यादा काम करता है उसको उसका स्पर्म काउंट लो होता है. क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो शीत धातु है. आग के पास ज्यादा काम करने से ये जो शुक्र वह स्रोतस है उसमें ख वैगुण्य आ जाता है, शुक्र के बनावट में विकृति आ जाती है. उसके बाद कर्म कर्षणात्. कर्म कर्षणात् मतलब ज्यादा शरीर से काम करवाने से, ज्यादा शरीर से काम करवाने से. ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो पहलवान होते हैं, पहलवान, वो मैथुन में कमजोर होते हैं. क्यों? क्योंकि वो बेचारे बहुत सारा कर्म करते हैं. तो कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छति अनशनात्. शुक्र का क्षय होता है, क्षयम गच्छति अनशनात्. खाना नहीं खाने से भी शुक्र का क्षय होता है.
अनशन, खाना नहीं खाना, इससे भी शुक्र का क्षय होता है। और स्त्रीणाम च अतिसेवनात्, बार बार स्त्रियों का सेवन, बार बार मैथुन करने से भी शुक्र का क्षय होता है। योर मैथुन शक्ति हैज अ लिमिट, योर मैथुन शक्ति हैज अ लिमिट। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट थिंग विच आई टॉट यू इन दिस चैप्टर, घोड़ा थकता है, रास्ता नहीं थकता। तो यार घोड़े का लिमिट होता है, आप घोड़े को पूरा टाइम दौड़ा नहीं सकते, ठीक है, सुबह से शाम तक 24 घंटा दौड़ा नहीं सकते, उसका लिमिट होता है। तो स्त्री के साथ भी अति सेवन करने से शुक्र का क्षय हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र चला जाता है, शुक्र वह स्रोतस खाली हो जाता है, वात भर जाता है, वात की वृद्धि होने से शुक्र का बनना कम हो जाता है। तो ये धातु क्षय जो है वो दो तरह के होते हैं। एक अनुलोम, ये हम पढ़ेंगे जब हम अम, ये राजयक्ष्मा की चिकित्सा देखेंगे। राजयक्ष्मा की जो चिकित्सा देखेंगे तो हम दोनों प्रकार के धातु क्षय देखेंगे। एक रस से रक्त तक आता है, रस से रक्त, रक्त से मांस करके रस से लेके शुक्र तक जाता है। मतलब पहला जो क्षय है वो रस धातु वीक हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे के धातु वीक होते हैं, विच इज नोन एज अनुलोम क्षय। अनुलोम क्षय। और दूसरा जो है वो प्रतिलोम क्षय, जिसमें शुक्र धातु वीक हो जाता है, वहां वात बढ़ता है, और फिर वो वात धीरे धीरे जाकर बाकी धातुओं को कम करता है। तो वो प्रतिलोम क्षय, मतलब शुक्र से चालू होने वाला जो क्षय है वो प्रतिलोम क्षय है। तो यहाँ पर उन्होंने अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय दोनों बाजू बाजू में रखे हैं। देखो, अनशन, अनशन मतलब खाना नहीं खाना, इससे क्या होगा, रस धातु की विकृति होगी, फिर रक्त धातु की होगी, मांस धातु की होगी। ऐसे धीरे धीरे कर कर एक एक धातु क्षय होते जाएगा और शुक्र धातु भी क्षय होगा। और दूसरा जो है वो प्रतिलोम क्षय है। स्त्रियों का अतिशय सेवन करने से, मैथुन ज्यादा करने से वात बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो बढ़ा हुआ वात एक एक धातुओं को, एक एक धातुओं को वीक करते जाएगा। तो ये तो हो गया क्षय का, जिसमें शुक्र का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो जाता है। दूसरा है अप्रवृत्ति। अब अप्रवृत्ति शुक्र की कब होगी, शुक्र बाहर कब निकलता है, जब इरेक्शन आता है। इरेक्शन जब तक नहीं आए शुक्र बाहर नहीं निकलता। इरेक्शन जब तक नहीं आए, टिल द पेनिस इज फ्लैसिड, शुक्र बाहर नहीं निकलता। ठीक है, मेनी ऑफ अस नो दिस, सम ऑफ अस डोंट नो दिस। ठीक है, तो अप्रवृत्ति मतलब एक्चुअली शुक्र बाहर नहीं निकलना, बट टेक दिस इनटू वी कैन टेक दिस इनटू इरेक्शन नहीं आना। इरेक्शन नहीं आना, क्योंकि जब तक इरेक्शन नहीं आएगा तब तक शुक्र बाहर नहीं निकला। तो अप्रवृत्ति किस किस चीज से होती है, अप्रवृत्ति किस किस चीज से होती है, क्षयात, धातु क्षय, स्पेशली। एक मिनट, हाँ किसी का चैट आया है। हाँ, रूल नंबर 37, ओके। तो क्षयात मतलब धातु क्षय की वजह से, भयात डर की वजह से, डर की वजह से। ठीक है, विश्रम्भात, ये डर की वजह से, डर की वजह से ये यही बोला कि प्राइवेसी, लोगों को पकड़े जाने का डर होता है, या लोगों को डिस्टर्ब होने का डर होता है, तो तब भी इरेक्शन नहीं आता। विश्रम्भात, अब विश्रम्भ मतलब विश्वास, विश्वास किसी पे भरोसा। तो भरोसा न होने वाली स्त्री में, भरोसा न होने वाले वातावरण में इरेक्शन नहीं आता। भरोसा न होने वाले वातावरण में इरेक्शन नहीं आता। ठीक है, शोकात, शोकात मतलब अगर आप बहुत सारा शोक में है, गम में डूबे हुए हैं। ठीक है, कोरोना ने मेरे समझो 5 रिलेटिव मर गए, एकदम खास, मेरे एकदम खास। तो ऐसे शोक में इरेक्शन नहीं आएगा। स्त्री दोष का दर्शन, स्त्री दोष का दर्शन। ठीक है, स्त्री दोष का दर्शन मतलब आप किसी स्त्री के पास अट्रैक्ट हो गए, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैथुन करना है। ठीक है, और मैथुन करने के लिए जैसे ही उस स्त्री ने कपड़े उतारे,
बेचारी पूरे बदन पे अलग अलग टाइप के दाग हैं, खुजली है, ये है, वो है। तो जैसे स्त्री दोष का दर्शन हो जाएगा, what happens is the penis becomes flaccid, the erection goes away. तो स्त्री, और दिस इज नॉट ओनली फिजिकल दोष, नॉट ओनली फिजिकल दोष, इवन मेंटल दोष, स्पेशियल दोष। मतलब अगर स्त्री जो है वो शीलवान नहीं है, बार बार झगड़ा करती है, बार बार ये करती है, तो ऐसी स्त्री के साथ मैथुन करने का किसका इच्छा होगा? नहीं होगा, बार बार मन में वही आएगा। यू विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू हर। तो बार बार वही आएगा कि नहीं, इसने मेरी माँ को गाली दिया, इसने मुझे ये किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो दीज दोष आर वर्बल दोषेस ऑल्सो। ठीक है, बार बार लोभी स्त्री है, लोभी स्त्री। लोभी स्त्री मतलब शॉपिंग करवा दो, ये करवा दो, ये ला दो, वो ला दो, लोभी स्त्री है। तो लोभी स्त्री में के साथ भी अल्टीमेटली यू विल कि नहीं भाई, ये मैथुन करने के चक्कर में बहुत खर्चा हो रहा है, ये मेरी स्त्री जो है वो लोभी है, तो ऐसी स्त्री के साथ भी मैथुन करने की इच्छा नहीं होगी। तो दोष दर्शन जो होता है, दैट इज नॉट ओनली फिजिकल, दैट मे बी मेंटल ऑल्सो, दैट मे बी वर्बल ऑल्सो। नारीणाम अरसज्ञत्वात्, नारीणाम अरसज्ञत्वात् मतलब अगर फीमेल की इच्छा ही नहीं है, आप कितना भी उसको ट्राई करो, शी इज फ्रिजिड, शी इज फ्रिजिड, शी डजंट हैव एनी इच्छा, नहीं आज नहीं प्लीज, आज नहीं प्लीज, दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, अप्रवृत्ति, आपका भी इरेक्शन चला जाता है। विचारात, विचारात मतलब बहुत अगर मन में विचार है, स्ट्रेस है, थॉट्स हैं, तब भी नहीं इरेक्शन आता। और असेवनात, असेवनात मतलब बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी बैठ गए वहां पर, कहां पर, तपस्या करने के लिए 20 साल, स्त्रियों का सेवन ही नहीं किया। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, इफ यू डोंट यूज अ मसल इट बिकम्स वीक, इफ यू डोंट यूज अ मसल इट बिकम्स वीक। ठीक है, तो similarly is the bulbous cavernosus and the bulbous spongiosus muscle of the penis. If you don't use it becomes weak. इसीलिए जब मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में, लास्ट में उन्होंने बोला था, वाजीकरण वातावरण, वाजीकरण मित्र वगैरह जहां बताया था, वहां उन्होंने बोला था कि सेक्स इज लाइक एक्सरसाइज, इंटरकोर्स इज लाइक एक्सरसाइज, you have to continue to do it regularly if you want to do it regularly. अगर मुझे कल 40 किलो उठाना है तो मुझे कल के पहले बहुत दिन तक 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो उठाते रहना चाहिए, तभी मैं अचानक से कल 40 किलो उठा सकता हूँ। सो सिमिलरली इज द केस विथ मैथुन। अगर मैं 2 बार, 2 दिन में, एक दिन में, एक दिन में, हफ्ते में 3 बार, 4 बार मैथुन करते रहूं, तभी मेरी मैथुन शक्ति टिकी रहती है, टिकी रहती है। अदरवाइज मेरी मैथुन शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, बिकॉज इट इज अ मसल। तो नारीणाम रसज्ञत्वात् विचारात् असेवनात् तृप्तस्य अपि स्त्रियो गंतु, स्त्री गंतु मतलब जाना, स्त्रियों के पास बार बार जाके जो तृप्त हो गया है, अब और नहीं, बस। जो चीज, अगर कोई ओशो को फॉलो करता है, ओशो को फॉलो करता है, तो ओशो का समाधि या ओशो का स्पिरिचुअल फंडा क्या था, ओशो के आश्रम में ऐसा कहते हैं, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ओशो के आश्रम में सब नंगे घूमते हैं। ओशो के आश्रम में सब जितने भी उसके लोग हैं वो सब नग्न घूमते हैं, और वहां पर मैथुन में कोई ये नहीं होता, जिसको भी, जिसके साथ भी, जो जिससे अट्रैक्ट हो जाए बिंदास मैथुन कर सकते हैं। ठीक है, तो ओशो का कहना था कि संभोग से समाधि की ओर, संभोग से समाधि की ओर मतलब आदमी को बेसिक इंस्टिंक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट क्या है, संभोग। सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट संभोग है। तो अगर आप संभोग से थक गए तभी आप समाधि की ओर जा सकते हो, ऐसा ओशो का कहना है।
तो ये यहाँ आया तृप्तस्य अपि स्त्रियो गंतु न शक्ति उपजायते, अब बस और नहीं करना चाहता। तृप्तस्य अपि स्त्रियो गंतु न शक्ति उपजायते, जो तृप्त हो गया उसको भी इरेक्शन नहीं आता। ठीक है, तो कहाँ गया भाई, आगे चलो। हाँ, तो ऐसा क्यों है, मतलब सिर्फ शारीरिक कारण क्यों नहीं है, विचार, स्ट्रेस, उसके बाद और क्या क्या था, विचार था, नारीणाम अरसज्ञत्वात् था, स्त्री दोष दर्शनात् था, भयात् था, विश्रम्भात् था। तो सिर्फ शारीरिक कारण नहीं है, मानस कारण भी बहुत सारे हैं इरेक्शन न होने के लिए। तो ऐसा क्यों है, इरेक्शन होने के लिए तो वैसे शारीरिक कारण जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि देह सत्व बलापेक्षी हर्ष शक्तिश्च हर्षजा, मतलब इरेक्शन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द बॉडी, इरेक्शन इज वेरी मच रिलेटेड टू द माइंड, because the erection comes from the mind. We all know that what the center for um, attraction, or the center which initiates the, फर्स्ट ईयर में ब्रेन में पढ़ा था, द लिम्बिक सिस्टम विच कंट्रोल्स द बेसिक इंस्टिंक्ट, द लिम्बिक सिस्टम विच कंट्रोल्स द बेसिक इंस्टिंक्ट is where it is found. It is found just above the, in and above the pons. It is a retrocerebral structure. Retrocerebral structure, it is found near the pons, just around the pons. तो देह सत्व बलापेक्षी हर्ष शक्तिश्च हर्षजा, देह में और सत्व मन में, दोनों में बल, दोनों में हर्ष आना चाहिए, तभी आप मैथुन कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें जैसे अधिक मैथुन करने जैसे शुक्र क्षय कारक कारण भी है, वैसे ही विश्रम्भ, अविश्वास, या फिर अरसज्ञता, या फिर स्त्री दोष दर्शनात्, ऐसे मेंटल कारण भी है। तो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है, देखो ये मैं जो 3 स्लाइड पहले मैं बोल रहा था कि इसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा, दैट इज द एक्सप्लेनेशन हियर। उन्होंने कहा कि शुक्र जो है वो सर्व शरीरगत है, जैसे घी में, मतलब दूध के कण कण में घी होता है, तिल के कण कण में तेल होता है, गन्ने के कण कण में रस होता है, वैसे ही शुक्र जो है वो सर्व शरीरगत है। तो जब तक स्त्री पुरुष मैथुन की चेष्टा नहीं करते, या मैथुन का संकल्प नहीं करते, या मैथुन में परस्पर पीड़न नहीं करते, तब तक शुक्र जो है वो स्रावित नहीं होता। स्रावित नहीं होता मतलब जैसे गीले कपड़े से पानी टपकता है, वैसे ही शरीर से शुक्र टपकना चालू नहीं होता। तो इसीलिए संपूर्ण शरीर का इसमें संबंध आने की वजह से इसमें देह और मन दोनों का भी रिलेशन है। देह सत्व बलापेक्षी हर्ष शक्तिश्च हर्षजा। अब शुक्र, we have come to the end of the chapter, 1 or 2 slides remaining. शुक्र की प्रवृत्ति का कारण, शुक्र शरीर से बाहर क्यों निकलता है, तो उन्होंने कहा हर्षात् तर्षात् सरत्वाच्च पैच्छिल्यात् गौरवादपि अणुप्रवण भावाच्च द्रुतत्वात् मारुतस्य च अष्टाभ्य एभ्य हेतुभ्य शुक्र देहात् प्रसिच्यते। हर्षात् इरेक्शन होने से, तर्षात् इच्छा होने से, सरत्वात् शुक्र लिक्विड होने से, फ्लोई होने से, पैच्छिल्यात् शुक्र चिकना होने से, गौरवात् शुक्र गुरु होने से, अणु शुक्र अणु होने से, अणु मतलब छोटा होने से, प्रवण भावात, प्रवण भावात मतलब जिसमें फैलने की क्षमता हो, होने से, और द्रुतत्वात् मारुतस्य च मतलब वात के बढ़ जाने से, वात का क्या, वात का कार्य बढ़ जाने से, अपान वायु का कार्य बढ़ जाने से शुक्र की प्रवृत्ति होती है। और ये 8 कारण हैं जो शुक्र को देह से बाहर निकालते हैं, शुक्र को देह से बाहर निकालते हैं। लास्ट में उन्होंने शुक्र को क्या कहा है, उन्होंने कहा है चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते। आत्मा किसने देखा है, आत्मा किसी ने नहीं देखा। तो ये आत्मा का विश्व रूप रूप द्रव्य में आया है, वह शुक्र है। शुक्र हम देख सकते हैं। आई होप सब लोगों ने
फर्स्ट ईयर में जब शुक्र परीक्षा की है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, तो शुक्र देखा हुआ होगा, ठीक है। अदरवाइज यू कैन गो टू गूगल, राइट कलर ऑफ सीमेन और सीमेन, तो यू कैन गेट टू सी शुक्र, ठीक है। उसके लिए किसी मतलब यू डोंट हैव टू गो टू अ मेल टू गेट टू सी शुक्र, आजकल गूगल भी आपको शुक्र दिखा देगा, ठीक है। तो चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यद उच्यते, मतलब आत्मा का जो एक ही रूप द्रव्य है जो दिखता है, जिसमें आत्मा बसने की क्षमता रखता है, ये शुक्र है। तो ये शुक्र की प्रशस्ति की है उन्होंने, शुक्र को उन्होंने प्रशस्त बताया है। फिर प्रशस्त शुक्र के लक्षण, प्रशस्त शुक्र कैसा है, तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगज्जी शुक्रम केचित्तु तैलग क्षौदर निभम तथा, तो वही है ये, इसमें कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन इन्होंने थोड़े से अलग बनाए। बहलम, बहलम मतलब, बहलम मतलब गुरु, गुरु या बहलम मतलब विजिबल, मधुरम, स्निग्धम, अविश्रम जिसमें ज्यादा गंदा स्मेल नहीं आए, गुरु, पिच्छिलम चिपचिपा, शुक्लम सफेद, बहुच यत शुक्रम बहुच मतलब ज्यादा सफेद, यत शुक्रम फलवत तद असंशयम, मतलब ऐसे शुक्र से फल प्राप्त होगा, ऐसे ऐसा शुक्र जो है वो फर्टाइल होगा, ऐसे शुक्र से बच्चा पैदा होगा, ये क्लियर है, क्लियर है, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर ऐसे शुक्र को बना के मैथुन शक्ति को बढ़ाना, इसका जिसमें वर्णन है वो वाजीकरण है। ये न नारीषु सामर्थ्यम वाजीवत लभते नरहा, ये न नारीषु सामर्थ्यम वाजीवत लभते नरहा, घोड़े के जैसी पावर, वाजीवत लभते नरहा, व्रजे च अभी अधिकम, बार बार जाना, स्त्री के पास बार बार जाना, क्यों, झगड़ा करने के लिए नहीं, मैथुन करने के लिए, तो स्त्री के पास बार बार जाने की क्षमता, और अश्व जैसे मैथुन करने की क्षमता जिस चीज से आती है उस चीज को ये न व्रजेत च अभी अधिकम, ये न वाजीकरणम एव तत्, इसको वाजीकरण कहते हैं, ठीक है। तो now we go to the last slide, that is वाजीकरण की निरुक्ति। तो ये न नारीषु सामर्थ्यम उन्होंने बता दिया, दिस इज द लास्ट स्लाइड। चक्रपाणी ने इसकी टीका करते वक्त बताया है कि वाजीकरण में 3 प्रकार के द्रव्य आते हैं, 3 प्रकार के द्रव्य आते हैं। शुक्र श्रुतिकर, श्रुतिकर मतलब शुक्र को अपने स्थान से शरीर के बाहर निकालने वाला, शुक्र श्रुतिकर, शुक्र श्रुतिकरम किंचित, किंचित शुक्र विवर्धनम, विवर्धन मतलब शुक्र के कंटेंट को बढ़ाने वाला, 2 ml से 5 ml करने वाला, तो क्वांटिटी बढ़ाने वाला। उसके बाद श्रुति का मतलब एक्सक्रीशन, शुक्र का एक्सक्रीशन बढ़ाने वाला, शुक्र का क्वांटिटी बढ़ाने वाला, और श्रुति वृद्धि करम दोनों बढ़ाने वाला, दोनों बढ़ाने वाला किंचित त्रिविधम वृष्यम उच्यते। तो ये तीनों प्रकार के जो द्रव्य है ये वृष्य है जो शुक्र को बढ़ाते हैं, जैसे माश, जैसे मांसरस, ये शुक्र के क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, शुक्र के क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। फिर श्रुति, जैसे मैथुन करने का संकल्प, मैथुन करने की इच्छा, ये शुक्र की श्रुति को बढ़ाता है, श्रुति मतलब शरीर से बाहर निकलने की कंडीशन, तो श्रुति को बढ़ाता है। और दूध जैसे कुछ द्रव्य हैं जो वृद्धि भी करते हैं और श्रुति भी करते हैं। अब आपको समझ में आया कि जितने भी पिक्चर्स में हनीमून के सीन होते हैं वहां पर दूध क्यों रखा जाता है, बिकॉज दूध इज वृद्धिकर ऑल्सो एंड श्रुतिकर ऑल्सो। सो हियर वी कंप्लीट दिस पाद ऑफ वाजीकरण चिकित्सा, हमने कंप्लीट कर लिया चौथा पाद। चौथे पाद के साथ ही
वी हैव कंप्लीटेड द होल ऑफ वाजीकरण चिकित्सा। तो चरक में जो सबसे, मतलब इसमें खाना पीना वो ये सब बहुत सारा है, मतलब इसको काटो उसको काटो, इसका मांस बनाओ उसका मांस बनाओ, इसका मांस रस करो, उसको घी में डालो, विदारी कंदों को, इसको उसको मतलब पकाओ चैप्टर है, लेकिन जो पकाना है ये एक्चुअली खाना पकाना है इसमें। लेकिन इसको छोड़ के जितनी भी चीजें दी हैं सब आगे जाके काम आने वाली है, सब आगे जाके काम आने वाली है, एग्जाम में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में और मैरिड लाइफ में, तीनों जगह काम आने वाली है। इसके आगे जो भी चैप्टर्स चालू होते हैं वो सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं, एग्जाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं। ठीक है, ज्वर चिकित्सा, अतिसार चिकित्सा, छर्दी चिकित्सा, उल्टी, जुला, बुखार, ये सब है। तो अगर आपको ये दो चैप्टर्स अच्छे लगे, रसायन और वाजीकरण, बिकॉज रसायन और वाजीकरण ये लाइफ के मेन चैप्टर्स हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट था चरक का वो खत्म हो गया। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द less interesting part, which Charak has tried to treat the diseases. Charak has tried to treat the diseases. तो ज्वर चिकित्सा से तीसरा अध्याय, ज्वर चिकित्सा से लास्ट अध्याय योनि व्यापक चिकित्सा तक, मतलब सर ज्वर, सॉरी सर नहीं, ज्वर चिकित्सा से योनि व्यापक चिकित्सा तक अलग अलग चिकित्सा के अध्याय जो है, इसमें से 1 to 15 मेरे हैं। तो 1-2 खत्म हो गए, अब ज्वर चिकित्सा से आगे हम अगली बार चालू करेंगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो ही कैन आस्क। Okay, so I am stopping the recording.